जो सीसेट है वो प्रीलिम्स का गेट कीपर है। इसके बिना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कितनी है, आपको नॉलेज कितनी है, आपने कितने मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आपने कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाए हैं, तक प्रॉब्लम का हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसका एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हेलो डियर कैंडिडेट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा, आज हम बात करेंगे सीसेट के बारे में। पिछले 3-4 साल का अगर मैं डेटा उठा के देखूं तो लाखों एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया है और उनकी मेंस की आंसर राइटिंग और मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सीसेट की वजह से मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा, प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं हो रहा। तो सीसेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम का हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सीसेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कितनी है, आपको नॉलेज कितनी है, आपने कितने मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आपने कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाए हैं। आज एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के रूप में जो है इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपको पूरा एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चलेगी कि सीसेट में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो सीसेट 2027 है, सीसेट 2027 को लेके जो हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। अभी आप मान के चलिए कि भी मिड ऑफ अगस्त अप्रोक्सीमेट है और लगभग आपका ये मान के चलिए कि भी जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस कवर अप हो जाना चाहिए। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सीसेट को हम बाद में करेंगे। आज उन सारे सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं, बाकी इस वीडियो में अगर कोई डाउट आपका क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर दूंगा आप सभी के साथ। सबसे पहली बात मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां लिखी हुई है कि सबसे पहली गलती कैंडिडेट इसको क्वालिफाइंग पेपर मानने की गलती कर देता है, जबकि एक तरह से जो सीसेट है वो प्रीलिम्स का गेट कीपर है। इसके बिना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर जीएस पेपर 1 भी तो उसमें होता है। जीएस पेपर 1 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 110 120 तक भी स्कोर की है, लेकिन सीसेट में डिस्क्वालीफाई कर गए। तो सीसेट को अब अटेंशन आपको यहां पर देना पड़ेगा। सीसेट को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको 3 चीजें पहले सोचिए, चुनिए और हल कीजिए। इस पॉइंट को मैं डिटेल में अगर आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या सोचना है, क्या सॉल्यूशन करना है या किस तरह से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सीसेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो कई सारे कैंडिडेट इसको ऐसा ही मान के चलते हैं। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि 33% क्वालिफाइंग दिखने में आसान है। बच्चे कहते हैं कि इसमें 33 परसेंटाइल मार्क्स लेके आना है, केवल 27 ही क्वेश्चन तो सही करने हैं 80 में से, वो तो हम कर ही देंगे। तो उसको हल्के में ले लेते हैं और वो हल्के में लेना ही उनके लिए भारी साबित होता है और उनका पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप ये मान के चलिए, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीएस पेपर 1 में बहुत शानदार स्कोर किए, 100+ स्कोर किए, लेकिन सीसेट में वो डिस्क्वालीफाई कर गए। तो आप जीएस में कितना भी स्कोर लेके आ गए, अगर आप सीसेट में डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो मेंस लिखने का मौका आपको मिलेगा ही नहीं। तो फायदा क्या हुआ इतनी सारी मेहनत करने का। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 33% आपको देखने में लग रहा है कि 33% मार्क्स ही तो लेके आने हैं, 27 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, लेकिन वो 27 क्वेश्चन बिना सही स्ट्रेटेजी के, बिना सही कंटेंट के और बिना सही गाइडेंस के लगभग नामुमकिन है। ठीक है, अब देखो, सबसे एक और बात इसमें मैं बता दूं आपको कि सीसेट जो है ना, सीसेट को कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सीसेट जो है ना केवल क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने। सीसेट
का जो अगर फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो डेफिनेटली अगर हम 2022 के बाद मतलब 2023, 24, 25, 26 का एग्जाम देखें और उसको ध्यान से एनालाइज करें, तो सच में वो आपका एप्टीट्यूड अब चेक कर रहा है थ्रू रीजनिंग, थ्रू मैथमेटिक्स और थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है और उस थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है, आज हम इन सारे तमाम पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं कुछ डेटा आपको दिखाता हूं। ये डेटा आपको डराने के लिए नहीं है, ठीक है, ये डेटा आपकी आंखें खोलने के लिए है कि क्यों हमें सीसेट को क्वालिफाइंग पेपर मान के हल्के में नहीं लेना और क्यों इसको अटेंशन हमें पे करने की यहाँ पर जरूरत है, क्यों इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहूं कि 2021 का जो उम्मीदवार थे अप्रोक्सीमेट 5,09,000 के आसपास उम्मीदवार जो थे वो क्या हुए थे, अपीयर हुए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फॉर्म तो हालांकि ज्यादा फिल होते हैं, ठीक है, बट जो प्रीलिम्स के लिए अपीयर हुए वो कितने थे, 5,09,000। उसमें से मेंस के लिए जो क्वालिफाई किए वो कितने किए, लगभग 9,214। यानी जो सिलेक्शन का जो रेशियो है या परसेंटेज है वो कितना है, अप्रोक्सीमेट 2%, 1.81%। तो 98.19 कैंडिडेट तो बाहर हो गए। अब इसी बात से आप आइडिया लगा लीजिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, सच्चाई दिखा रहा हूं कि प्रीलिम्स सच में दिखने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं। ज्यादातर बच्चे यहां स्टेज 1 पे ही डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, उनको मेंस वगैरह तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। भले ही उनकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी हो, मेंस एग्जामिनेशन उन्होंने कितना भी अच्छे से प्रिपेयर किया हो, ऑप्शनल उनका कितना भी अच्छा हो, इंटरव्यू की तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो इस प्रिपरेशन का कोई फायदा है नहीं। ऐसे ही 2022 में देख लीजिए, लगभग 13,090, 5,74,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। 2023 में ये फिर बढ़ा 5,92,000, उसमें से 14,624 बच्चे सिलेक्ट हुए। ये सब जो सिलेक्ट होते हैं ये डिपेंड ऑन द वैकेंसीज की भी, किसी ईयर वैकेंसी कम ज्यादा 970-80 से लेके लगभग 1,030-40 तक वैकेंसी। जो 2024 में 5,83,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब देखो 2023 में जैसे ही पेपर टफ आया ना, अब यहाँ 2021-20 कोविड के बाद अचानक से तादाद बढ़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2023 में जब पेपर सीसेट का टफ आया तो बहुत सारे बच्चों का मोरल डाउन हो गया। फिर 2024-25 में आप देखोगे तो ये डेटा डिक्रीज हुआ है। अब वैकेंसीज के पर्सपेक्टिव में देखें तो लगभग लमसम पिछले 3-4 सालों का अगर हम डेटा उठा के देखें तो 13 से 14,000 बच्चा जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है। अब इस 13 से 14,000 बच्चों में आने के लिए आपको जीएस पेपर 1 को भी तैयार करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको सीसेट को भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि सीसेट को बाद के लिए, कई सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं, फिर बाद में उनके साथ वही प्रॉब्लम होती है कि जब वो जीएस पेपर 1 में तो लेके आ जाते हैं 110, 115, 120 मार्क्स, लेकिन सीसेट में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑन एवरेज देखूं तो जो सिलेक्शन का रेट है वो 2.32 है या यहाँ पर 2.51 है, मतलब 2 से 2.5% कैंडिडेट ही, जितने यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो कैंडिडेट अपीयर करते हैं उसमें से अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5% कैंडिडेट ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं और मेंस के लिए अपीयर होते हैं। अब अगर आपको इस 2 से 2.5% में आना है तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी आपको बनाने की जरूरत है, बहुत सारा पढ़ने की आपको जरूरत है। जब आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी अगर ओपन करके देखोगे ना तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ बात मेंशन है कि ये जो एग्जाम है ये एग्जाम डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स का है, मतलब गहन ज्ञान का है और आपकी थिंकिंग का है, थॉट प्रोसेस का है, रादर देन द इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। इंफॉर्मेशन और मेमोरी सेकेंडरी है भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की होनी चाहिए, लेकिन कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो नॉलेज में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि थिंकिंग बनाते ही नहीं है। और जब तक आपकी थिंकिंग नहीं बनेगी तब तक यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। इसके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, आपको नॉलेज होना भी जरूरी है और आपकी
थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, अब ये लगभग आपका डेटा है जो मैंने आपको दिखाया। अब ये मान के चलिए कि जो अगर मैं एग्जाम की बात करूं, पूरे यूपीएससी का जो एग्जाम सिविल सर्विसेज का होता है, उसमें अगर मैं मान के चलूं कि सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ फिल्टर होता है, तो आपने कहा सर डेटा के हिसाब से या हम प्रैक्टिकली देखें तो सर प्रीलिम्स में ही पूरी जो भीड़ है उसकी छट्टी हो जाती है, क्योंकि वहां केवल कैंडिडेट कितना सेलेक्ट किया जाता है, 2 से 2.5%। अब अगर 2 से 2.5% वहां सेलेक्ट हो रहा है तो असली फिल्टर तो वहीं लग गया ना, जो बाकी का बच्चा था वो वहीं डिस्क्वालीफाई कर गया। अब मेंस में जो 2 से 2.5% बच्चा है वो अपीयर करेगा, उसी में से अप्रोक्सीमेट 2,500 के आसपास बच्चा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इस 13-14 हजार बच्चे में से, और उसी में से फाइनली 950 से 1,050 के बीच में जितनी भी 1,020 1,000 के लमसम जो भी वैकेंसीज होंगी वो फुलफिल हो जाएंगी। तो प्रीलिम्स जो है वो केवल नॉलेज का गेम नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए मुझे बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो चारों सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जीएस पेपर 1 में भी क्या करते हैं कि वो जीएस पेपर 1 में भी कई सारी गड़बड़ी करते हैं कि वो जो 4 मेन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और ज्योग्राफी होगा, इन सब्जेक्ट को पूरे साल पढ़ते हैं, चारों सब्जेक्ट्स को। ठीक है, लेकिन जब बात आती है किस सब्जेक्ट की, आपका सब्जेक्ट नंबर 5 यानी आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, सब्जेक्ट नंबर 6 आपका साइंस एंड टेक की, सब्जेक्ट नंबर 7 करंट अफेयर की। तो इस सेक्शन पे वो क्या करते हैं कि इस सेक्शन पे वो शॉर्टकट वीडियोज सर्च करते हैं, जबकि ये ऐसा सेक्शन है, देखो अगर मैं इन 4 मेन सब्जेक्ट्स की भी बात करूं ना तो इनका सिलेबस बड़ा है, इनका सिलेबस छोटा है। तो हमें जीएस पेपर 1 में भी स्ट्रेटेजिक वे में चलना है कि हमें क्या पढ़ना है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ये इंपॉर्टेंट है नहीं क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रीलिम्स में केवल 2 से 2.5% बच्चे ही पास करते हैं, तो उस 2 से 2.5% के डेटा में अगर आपको आना है तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रीलिम्स है ना, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है वो आपका पेशेंस लेवल भी चेक करता है, वो आपका प्रेशर लेवल की आप प्रेशर में कैसे काम करेंगे ये भी चेक करता है। एक्यूरेसी तो आपकी चेक होती ही है कि भी 33% नंबर सी सेट में लेके आने 80 में से, उसमें भी आपको क्वालिफाई बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, तो एक्यूरेसी तो नो डाउट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो केवल नॉलेज का एग्जाम मान के मत चलना यूपीएससी को। यूपीएससी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, आपका डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सारी चीजों का, अब ये जो मैंने वर्ड्स बोले, ये वर्ड्स केवल बोलने के लिए या सुनने के लिए नहीं है, आपको अपनी पर्सनैलिटी में इन वर्ड्स को उतारना होगा। आपको किसी ऐसे मेंटोर को, किसी ऐसे गाइडर को सर्च करना होगा जो इन चीजों को आपको सिखाए। ऐसा ना हो कि आपको केवल नॉलेज आप गेन करते जा रहे हैं आप XYZ कोर्स में, और वहां पे ना तो आपकी थिंकिंग बन रही है और ना चीजें आपकी फ्रूटफुल हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब सीसेट का जो मैं कहूं कि प्रवृत्ति कैसी है भाई, सीसेट के एग्जाम का नेचर ऑफ सीसेट एग्जामिनेशन। अब मैं जो नेचर की बात करूंगा पिछले 4 साल के डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे, 23, 24 और 25, 26 के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो वहीं से आए हैं आपके एग्जामिनेशन में। जैसे मैं बात करूं कि भी सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब टाइम टेकिंग क्वेश्चन से क्या मतलब है, तो अब कई सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो टाइम टेकिंग है ना, ये कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम टेकिंग है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम टेकिंग नहीं है, ये टाइम टेकिंग है क्योंकि कुछ जो एग्जाम का नेचर है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो लेंदी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब आपकी रीडिंग स्पीड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पहले क्या होते थे देखो, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेंदी आता था, है ना, तो उसको पढ़ के इंफॉर्मेशन निकालना बड़ा आसान था। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का साइज बहुत छोटा कर दिया।
पिछले 2 सालों में तो अगर आप देखोगे तो सिंगल स्टेटमेंट और पूछ लिया है व्हाट इज द एजम्पशन ऑफ द ऑथर। एक आपको स्टेटमेंट दे दिया और एजम्पशन पूछ लिए। ज्यादातर बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही फंसता है। तो मल्टी स्टेप सॉल्विंग करनी पड़ती है। मल्टी स्टेप सॉल्विंग से यहां मतलब मेरा कैलकुलेशन से नहीं है कि आपको क्या करेंगे कि आप जैसे 2025-26 का पेपर देखोगे तो आपको क्या किया उसने, नंबर सिस्टम का और कैलेंडर का मिक्स कंसेप्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब उसमें आपको थिंकिंग करके दोनों चैप्टर की अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस एग्जाम को, तो इस तरह से मल्टी स्टेप्स में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो गणित जो है, जो खास करके मैथमेटिक्स है, जिसको लेके बहुत सारा फियर कैंडिडेट में है। आप कोई बच्चा कहता है कि नंबर सिस्टम से मुझे डर लगता है। 2023 में जो है कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आ गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो 2 साल बच्चा उसी हवा में रहा। और यूट्यूब पर भी तमाम तरह की वीडियो बनी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फियर क्रिएट कर दिया गया एस्पायरेंट के मन में। तो हमें किसी की बात भी ना मानते हुए हमें खुद से पीवाईक्यू को देखना है कि हर साल पिछले 3-4 साल का, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है यूपीएससी के, तो आपको पेपर पैटर्न देख के इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि किस साल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ट्रेंड के हिसाब से वो एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं। उसको मतलब नहीं है आपको नंबर सिस्टम के कौन से सवाल, आपको डिविजिबिलिटी रूल कितना आता है, आपको रिमाइंडर थ्योरम कितनी आती है। वो सिंपल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसी कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना देगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना देगा। हम जो सेशन, जो अभी मेरा एक यूट्यूब पर सेशन स्टार्ट होगा अगस्त लास्ट वीक में, तो उस सेशन में मैं उन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। हम जो XYZ कोर्स में एनरोल्ड हैं, वहां पे केवल हमें नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं मिल रहा। जब तक नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं होगा, चाहे जीएस पेपर 1 हो या जीएस पेपर 2 हो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। बच्चे क्या सोचते हैं कि शॉर्टकट याद कर लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, उससे हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, नंबर सिस्टम में ये टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका परसेंटेज में ये वाली शॉर्टकट हम याद कर लेते हैं। शॉर्टकट का एग्जाम नहीं है, कैलकुलेशन नहीं चेक करनी। आप जब ध्यान से पेपर पैटर्न को समझोगे, उसको एनालाइज करोगे, अगर आपसे एनालाइज नहीं हो रहा तो मैं भी यूट्यूब पे जो मैंने बताया सेशन लेके आऊंगा, उसमें मैं सिखाऊंगा कि हमें पेपर को देखना कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है पहले। तो जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हम सीसेट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन, कई सारे ऐसे बच्चे थे, कैंडिडेट थे, जो केवल ये कहते थे कि सर 27 क्वेश्चंस आते हैं किसके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अब 27 में से सर मैं 20 क्वेश्चंस राइट कर देता हूं या राइट कर देती हूँ, उसके बाद बचे 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन तो मुझे मैथ रीजनिंग में आसान मिल ही जाएंगे। और इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट स्ट्रेटेजिक वे में अपनी स्ट्रेटेजी बना के और क्वालिफाई भी कर लेते थे। बट अब ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी जो पैटर्न है वो डिफरेंस है। अब जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे इसी वजह से फेल हो गए क्योंकि हर साल 27 क्वेश्चन आते थे, इस बार 23-24 क्वेश्चन आ गए। तो कई सारे कैंडिडेट को वहां एग्जाम प्रेशर में बच्चा काउंट थोड़ी करेगा कि मैं काउंट करूं यहां पर कि कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है। तो उस में पैसेज में इन्फ्रेंस और एजम्पशन, मतलब ट्रैप्स डालने लगा है। अब वो ऐसा नहीं है कि अब सीधा सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब उस ट्रैप्स के लिए मुझे प्रैक्टिस भी उसी तरह की करनी पड़ेगी, अपनी थिंकिंग। मैंने बताया ना कि ओवरऑल सारी चीजें जो आके टिक जाएंगी वो थिंकिंग पे, थॉट प्रोसेस पे, एनालिटिकल अप्रोच पे आके टिक जाएंगी। तो आपको पढ़ना भी है, बेसिक नॉलेज भी लेनी है, लेकिन बेसिक नॉलेज के साथ साथ वो एनालिटिकल थिंकिंग भी अपनी डेवलप करनी है। ठीक है। अब अनसर्टेनिटी अगर मैं कहूं तो अब इन फाइनली बातों का कंक्लूजन क्या है कि अब किस तरह का नेचर है एग्जामिनेशन का, सीसेट का। तो मैंने कहा अब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स में ये 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लूं और चला जाऊं, और मैं रीजनिंग में ये 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसी टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या मैं किसी एक सेक्शन से को प्रिपेयर करके दूसरे को, मान लिया मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो मैं रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे एग्जाम देने चला जाऊं, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। ठीक है। अब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। आपने कहा फ्लेक्सिबल कैसे, कि मुझे सारी चीजों को
स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अब जब एग्जाम का जो 27 में पैटर्न आएगा वो भी किसी को पता नहीं है ना। पिछले 3-4 साल के पैटर्न ने यूपीएससी ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किस से कम आएंगे। जैसे इसी साल आप देख लो 2026 में जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है, जिससे पिछले कितने सालों में न जाने शायद 1-2 क्वेश्चन ही आया है, उससे 4-5 सवाल पूछ लिए उसने। तो ऐसी कोई सर्टेन फ्लेक्स मतलब रणनीति नहीं है, सर्टेन कोई फिक्स नहीं है कि आपका उसी वे में चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, उम्मीदवार सीसेट में फेल क्यों होते हैं? तो जब मैंने कैंडिडेट से बात किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी मार्कशीट दिखाई, जिनका जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर था, जिनकी मेंस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सीसेट में डिस्क्वालीफाई कर गए। तो जो मैंने प्रॉब्लम या हमारी टीम ने मिलकर जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, मुझे 7 मेजर मिस्टेक्स लगी जो ज्यादातर एस्पायरेंट इन्हीं में से कोई मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई करता है। सबसे पहली बात, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा है उसके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है कि मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का कैंडिडेट हूं, तो मैं तो मैथ्स के जो है 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैं तो उसी से पास हो जाऊंगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स हमने टेक्निकल बीएससी बीटेक में पढ़ा है और जो मैथमेटिक्स का नेचर सीसेट में है, दोनों डिफर हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि अब अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सीसेट में भी मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा स्कोर, क्योंकि आपको एप्लीकेशन या तो पहले से आता हो या आपको सीखना पड़ेगा। नॉलेज पे आपकी कोई डाउट नहीं है मुझे कि अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं डेफिनेटली आपको मैथ्स की नॉलेज होगी, बट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं है, नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन का एग्जाम है। दूसरी चीज क्या है कि तैयारी बहुत लेट, ये सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चा तैयारी कब स्टार्ट करता है? आफ्टर जनवरी। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जनवरी तक तो सिलेबस कवर अप हो जाना चाहिए, जनवरी तक तो आपका क्या हो जाना चाहिए? सिलेबस कवर अप हो जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद तो आपको वीकली टारगेट रहे, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप रहे, ताकि आप प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है, केवल एक सेक्शन पर डिपेंड होना, जो मैंने अभी भी बात डिस्कस की कि अगर केवल एक सब्जेक्ट के भरोसे आप सीसेट को अपियर करने जाओगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपकी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही इस तरह से डिजाइन है। तो जब तक हम एग्जाम के नेचर को समझ के उस वे में आगे नहीं बढ़ेंगे तो तब तक समझ लीजिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लर्निंग लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। फॉर्मूला लर्निंग जो मैंने अभी बताई कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि ये टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे डेवलप करनी है। कई बार क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर समझ में आ जाता है, उसमें कोई सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। कई बार एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना होता है, तो उस तरह की थिंकिंग आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात, कई ऐसे कैंडिडेट हैं कि टफ पेपर में भी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बाद में जब पेपर आके मिलाते हैं तो उसमें से 30 सही होते हैं, गलत होते हैं और 20 राइट होते हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ 50 क्वेश्चन करने का? तो हमें यह भी देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन पिक नहीं करना। ये कब आएगा? ये तब आएगा कि जब मैं जनवरी फरवरी से कोर्स स्टार्ट करूं और 1-2 टेस्ट लगा के सीधा एग्जाम में चला जाऊं, या आज से मैं स्टार्ट करूं और जनवरी तक मैं अपना कोर्स कंप्लीशन करूं, उसके बाद प्रॉपर मैं टेस्ट सीरीज वैसी एनालाइज करूं जो पीवाईक्यू बेस्ड हो और यूपीएससी के पैटर्न को मैच करती हुई हो। मैं सीएपीएफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, मैं ईपीएफओ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, मैं सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, मैं सीडीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, केवल उस लेवल के। अब वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं सीडीएस के सारे क्वेश्चन, सीडीएस में कुछ एडवांस मैथ्स का भी पोर्शन आता है जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है सीसेट के साथ, तो वो स्ट्रक्चर कंटेंट भी आपको चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर कंटेंट मैं दूंगा आपको, प्रैक्टिस लेकिन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं तुक्के लगाऊंगा 50 क्वेश्चन करूंगा जो मैंने बात बताई तो इसमें से अगर 20 भी सही हो गए,
सॉरी 10 भी गलत हो गए तो 40 तो मेरे फिर भी है, कट कटा के फिर भी, लेकिन कहानी उल्टी होती है नेगेटिव मार्किंग में। तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना हमें। और सबसे बड़ी चीज, सीसेट में जीएस पेपर 1 में बच्चे भर भर के टेस्ट लगाते हैं, लेकिन सीसेट में फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 10 से 12 टेस्ट कंपलसरी है, लेकिन वो 10 से 12 टेस्ट आपकी यूपीएससी पैटर्न को मैच करते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन वाले कुछ भी वनडे एग्जाम वाले कोई भी क्वेश्चन डाल के XYZ टेस्ट सीरीज में आपने एनरोल कर दिया और वहां पे आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है सीसेट से। तो कम से कम 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने ही चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, वीकली प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट बेस इंप्रूवमेंट अगर आप लेके आओगे, मान लिया आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका टॉपिक के बाद टेस्ट, इस तरह से मतलब आपके सेक्शनल टेस्ट भी आपको लगाने हैं। आप जहां से भी जो भी कोर्स आपने एनरोल किया हुआ है या आप हमारे यहाँ से भी कोर्स एनरोल करते हैं, जहां से भी वॉट एवर यू वांट, ठीक, लेकिन आपको वीकली एक टेस्ट लगाना है। या अभी जो स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपका कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो तो उसके 30-40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, अब जो हम थिंकिंग इतनी सारी चीजों की बात कर रहे थे कि भी थिंकिंग चाहिए, अब उस पॉइंट पर आते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ थिंकिंग इन यूपीएससी। वो कौन सी थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूं? तो सीसेट में जो थिंकिंग की भूमिका है, थिंकिंग की जो आपका रोल है वो क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? समझना, सरल करना, चयन, गलत विकल्प हटाना, निर्णय, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि जब मैंने क्वेश्चन को पहली बार देखा, जैसे मैं अपनी सारी क्लासेस में, आप मेरी कोई भी क्लास देखोगे तो उसमें आपको एक पॉइंट जरूर मैं 1-2 बार कहता हुआ मिलूंगा कि सीसेट में सॉल्यूशन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए आपको, और जो इंफॉर्मेशन लैंग्वेज की फॉर्म में है उसको मैं कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे समझना है क्वेश्चन को, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी है तो वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर जब आप इंफॉर्मेशन समझ जाओगे तो क्वेश्चन को समझ जाओगे, मतलब 50% पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसको सोल्व करना है, और जब आप समझ जाओगे कि थिंकिंग क्या है, उसको सोल्व कर लोगे, फिर सेलेक्ट करना है, और जब सेलेक्ट कर लोगे कि ये इसका आंसर है, फिर बाकी 3 को हटाना है ना, और 5 डिसीजन। अब अगर मैं कहूं कि सही थिंकिंग कैलकुलेशन जो है वो लोड को कम करती है, समय को बचाती है, एक्यूरेसी को बचाती है। कैसे? कि अगर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन सही सेलेक्ट किया है कि ये क्वेश्चन जब मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो मुझे आइडिया रहेगा कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में मुश्किल होते हैं बट एक्चुअली में नहीं होते, और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में आसान होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूम करा देंगे आपका। बट ये सब चीजें आपको पता कब चलेगी? जब आप सही टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां कहां मुझे फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सीसेट 2027 के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको करना क्या है एक्चुअली में सीसेट 2027 के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि भाई सीसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको कंसेप्ट को डायग्नोज करना है, स्पीड और एक्यूरेसी। कंसेप्ट आपको डायग्नोज कहूं या कंसेप्ट बिल्डिंग कहूं, सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक है, जब तक सीसेट में आपको थ्योरी नहीं पता होगी ना, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, वेदर यू हैव प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक। आपने उस टॉपिक के चाहे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो, आप जब तक उसकी थिंकिंग के लिए उसकी बेसिक थ्योरी, उसके बेसिक एसेंस को नहीं समझेंगे, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, फेज 2 में क्या है कि फाउंडेशन बनाना है। शॉर्टकट से पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम का फाउंडेशन कि नेचुरल नंबर का यूज क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा,
तो वो बाद की चीज है, लेकिन उससे पहले मुझे नेचुरल नंबर का पूरा फाउंडेशन नंबर, डिविजिबिलिटी रूल का, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, ईच एंड एवरी टॉपिक का मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों का फाउंडेशन, पहली प्रॉब्लम यही है कि उनका फाउंडेशन वीक होता है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हर एरिया की, जो मैंने अभी बात की कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसका प्रॉपर टेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन की स्किल और शॉर्टकट मेथड, जो शॉर्टकट मेथड है ना, जब मैं आपकी क्लासेस यूट्यूब पर भी कराऊंगा तो वहां पर भी आप देखेंगे, या कोर्स में एनरोल करेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई देगी कि कई बार हम क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे कि एक टाइप की बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर क्या है कि शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट की आपने मान लिया एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप यूज किए, जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि 3 स्टेप बाद इसको सॉल्व करके ये आना है, तो वो चीज आपको कई बार डायरेक्ट याद हो जाती है, या आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट, विजुअलाइजेशन से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस शॉर्टकट यही है, ठीक है। फेज 5 में पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीवाईक्यू कौन से सर, बहुत सारे कैंडिडेट ये कहेंगे सर हमने तो लास्ट अटेम्प्ट में भी सारे पीवाईक्यू सी सेट के किए थे। नॉट केवल सी सेट के, सीडीएस, सी सेट, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट, है ना, सीएपीएफ, ईपीएफओ, इनमें भी केवल वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जिनकी रेलिवेंसी किससे है, सी सेट से। ऐसा नहीं कि सीडीएस में मुझे अलजेब्रा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन, क्योंकि उनकी रेलिवेंसी नहीं है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मैं पूरा का पूरा डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास वो अवेलेबल है। फेज 6 में क्या है कि भी आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। पहले हमने टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिए, अब जैसे टेस्ट सीरीज आप जो भी एनरोल करें तो उसमें 3-4 चीजें आपको देखनी है कि सेक्शनल टेस्ट कितने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट कितने हैं और फुल लेंथ टेस्ट कितने हैं, और वो जो टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चन है क्या उनकी कोई रेलिवेंसी है पिछले पेपर से। जैसे मैं सीडीएस के क्वेश्चन लगाने की बात क्यों कर रहा हूं, आप 2023, 24, 25, 26 का पेपर देखना सीडीएस का डाउनलोड करके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स रीजनिंग के अंदर सेम मिलेंगे जो आपके सी सेट में है, कई बार डेटा भी सेम मिलेगा आपको, ठीक है। और फेज 7 में फिर फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो इसी तरह से चलती है कि सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जब फुल लेंथ टेस्ट आपका अप्रैल में और मार्च में आप लगाते हैं, तो मॉर्निंग में आपका क्या होता है, जीएस पेपर 1 का टेस्ट होता है और सी सेट का सेकंड शिफ्ट में होता है आपका। और सेफ स्कोर का हमें टारगेट लेना है हमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सी सेट में भाई मुझे 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही लगने करने 120 मार्क्स लेके आने, क्योंकि मार्क्स तो ऐड होने नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाइंग पेपर मान के उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उतना ही सेफ टारगेट। तो सेफ टारगेट मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 80 प्लस मार्क्स आप लेके आ जाएंगे। हालांकि आपको तो 66 ही चाहिए, बट मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये लाया जा सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट इससे ज्यादा भी लेके आए हैं और कम मेहनत में लेके आए हैं। एक तो ये होता है कि बस लगातार हम मेहनत करते जा रहे हैं, फ्रूटफुल कुछ हो नहीं रहा। एक स्ट्रेटेजिक वे में जब हम मेहनत करते हैं तब जाके कुछ फ्रूटफुल होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो मैंने बताया वो किस तरह से करना, क्योंकि वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे कि एक्चुअली में पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर है किस तरह का, ठीक है। अब हमारा जो कोर्स होगा सी सेट 2027 का, है ना, पोस्टर में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें क्या होगा कि उसमें हमने 3-4 चीजें बनाई हैं। सबसे पहली चीज तो ये सिखाई जाएगी क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, जो मैंने बात की कि सी सेट में सबसे इंपॉर्टेंट 50% काम आपका वहीं सोल्व हो जाता है जब आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना आता है। दूसरी चीज है सही अप्रोच आइडेंटिफाई करना। अब आपको जब क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा तो आपको अप्रोच भी धीरे धीरे समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी कि ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें ये अप्रोच अप्लाई करनी है। वो अप्रोच आपको याद नहीं करनी, जब आप एनालिटिकल वे में थिंकिंग डेवलप करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी, लेकिन इनिशियल लेवल पर उस पर काम करना पड़ेगा। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज का शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त, हमें एक स्ट्रेटेजिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो पेपर 2 है वो क्वालिफाई होगा।
ऑप्शंस को स्मार्टली यूज करना। कई बार हम क्लास में भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम देखते हैं, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन कई बार हम जब ऑप्शंस को देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है वहां से उसका सॉल्यूशन नहीं, लेकिन ऑप्शन देख के मुझे पता चल जाता है कि ये 3 ऑप्शंस तो नहीं होंगे। तो ऑप्शंस को भी हमें ध्यान में रख के, कई बार पॉसिबिलिटी की हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, अब मैं डर जाऊंगा यार कितनी वैल्यूज होंगी एक्स की, फिर मैं ध्यान से क्या देखूंगा ऑप्शंस को, 3 4 5 6, इसका मतलब ज्यादा नहीं होगी। तो इस वे में मैं ऑप्शंस को यूज करने की बात, ये सारे वे जो है मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपको प्रॉपर, मैंने बताया ना कि केवल आपको यूपीएससी सीसेट का कोर्स नहीं मिलेगा, पूरी वो स्ट्रेटेजी मिलेगी जो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन के ट्रैप से कैसे बचना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, एजम्पशन वाले क्वेश्चंस को मुझे कैसे सोल्व करना है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को मुझे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब क्योंकि सीधे सीधे कॉम्प्रिहेंशन नहीं आते, उस कॉम्प्रिहेंशन में जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एनालाइज करके उसके कहने का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, रीडिंग स्किल्स को उस वे में कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इन सारी चीजों को हम क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को छोटा, जो मैंने बताया कि जब आप थिंकिंग लेवल पर अच्छा करने लगेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते चले जाएंगे, और वैसे भी बहुत लेंदी कैलकुलेशन सीसेट के अंदर कभी नहीं पूछी गई और ना पूछी जाएगी। प्रेशर में पेपर अटेम्प्ट करना, यानी मैंने जैसा बताया कि हम बिल्कुल एग्जाम हॉल वाला प्रेशर मैं आपको लास्ट में दूंगा, जो 5 या 10 फुल लेंथ होंगे लास्ट के, उसमें वही टाइमिंग वही सब कुछ पूरा, ताकि और पूरा उसी तरह से क्लासरूम का माहौल, उतने ही बच्चे, वो सारा सब कुछ, ताकि आपको वो एग्जाम हॉल का एग्जैक्ट प्रेशर फील हो। क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जो क्लासरूम टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वहां रियल एग्जाम में अंडर प्रेशर वो काम नहीं कर पाते फिर। और अगर आप एग्जाम में अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते तो क्या आप सिस्टम में काम कर पाओगे, वहां तो हर दिन प्रेशर है। तो ये सारे एप्टीट्यूड का पार्ट है, ये सब चेक करता है यूपीएससी। ठीक है, सीसेट के लिए सोचने की जो मैंने बात की भाई, जब तक नॉलेज के साथ साथ ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम नॉलेज, थिंकिंग और उसके एप्लीकेशन का है। जब तक ये तीनों नहीं चलेंगे तब तक ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, आप चाहे जितना डेटा कलेक्ट कर लीजिए, हाँ आप डेटा कलेक्टर तो बन जाएंगे लेकिन कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, 120 से 150 घंटे की हमारी ये हाइब्रिड मोड में क्लास रहेगी, फ्राइडे और सैटरडे। इसमें 2.5 आवर की, 2 से 2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक है, और संडे को जैसे ही टॉपिक कंप्लीट उसका टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से जनवरी तक हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, मिड जनवरी तक। उसके बाद हम इसमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज मेंटरशिप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें 20 स्ट्रक्चर टेस्ट रहेंगे आपके, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। इस 20 में आपके मान लिया 20 के ज्यादा रहेंगे, हालांकि अगर मैं इसमें क्लास टेस्ट को भी ऐड कर दूं तो अप्रोक्सीमेट 35 टेस्ट होंगे। ये 20 तो वो टेस्ट हैं जो प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट, मतलब सेक्शनल प्लस फुल लेंथ है, जिसमें आपके 12 सेक्शनल और 8 नहीं इसमें 10 होते हैं, लगभग 22 इसमें होंगे। ठीक है, टोटल मिला के ये सीसेट का वो कोर्स है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, ना कि वो कोर्स कई सारे बच्चे अब बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो जाते हैं। यूट्यूब पर तमाम तरह की चीजें अवेलेबल हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कोर्स कौन सा लेना है, इंपॉर्टेंट ये है एज अ सिविल सर्वेंट कि मैं ये कम से कम ये तो जान पाऊं, मैं ये सही डिसीजन तो ले पाऊं कि कौन सी चीज मेरे काम की है, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है। मैं यहाँ अपने बैच का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो उस कोर्स में एनरोल करना है जो कोर्स आपको एनालिटिकल स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग करे। आपने नंबर सिस्टम परसेंटेज को पढ़ा तो उसका एप्लीकेशन भी आपको सिखाया जाए, ताकि वहां क्या क्वेश्चन आएगा, कोई भी अननोन क्वेश्चन आएगा, आप उसको पढ़ के टैकल कर पाओ। यही सबसे स्मार्ट अप्रोच है सीसेट के अंदर। सीसेट में कोई अलग सिलेबस नहीं आता, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, 9th 10th स्टैंडर्ड का तो 1-2 क्वेश्चन रहता है, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी बच्चा डिस्क्वालीफाई कर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स रहेगा आपका।
है ना। इसमें आपका ये सारी चीजें 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रेनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 12 देखो ये है, इसमें 12 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तो अगर सीसेट को आपको सच में निकालना है, सच में आपको ये अटेम्प्ट अपना जो है सक्सेसफुल बनाना है, तो भाई सीसेट को अभी से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट, उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस प्लस टेस्ट रीच। अगर आप इस स्ट्रेटेजिक वे में, इसलिए मैंने फ्राइडे सैटरडे क्लास रखी है, हालांकि इसमें एक सेशन मैं यूट्यूब पर भी लेने वाला हूं, मंडे टू थर्सडे 1 घंटे का, मंडे टू थर्सडे। अभी एक बुक भी सीसेट की हमारी टीम ने और मैंने मिलके बनाई है, वो सीसेट की बुक भी इस मंथ आपकी अवेलेबल हो जाएगी, कि हम उसमें हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल पर क्वेश्चंस हैं। लेवल 1 में क्या है कि बेसिक थ्योरी है प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेवल 2 में पीवाईक्यूज हैं, उसी टॉपिक के, उसी सीक्वेंस में, उसी टाइप के अकॉर्डिंग, सीडीएस के, सीएपीएफ के, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ईपीएफओ के, ताकि आप सीसेट के अलावा भी आपको बहुत सारी डायमेंशन में यूपीएससी की थिंकिंग को समझने का मौका मिले। जैसे आप जीएस पेपर 1 में सीसेट, जीएस पेपर 1 में सीडीएस का पेपर देखिए, और फिर आप यूपीएससी सीएससी का पेपर देखिए, बहुत सारा जो पैटर्न है वो मैच्ड नजर आएगा। क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं ना बार बार थिंकिंग की, जो सीरियस एस्पायरेंट है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि थिंकिंग का रोल क्या है। एक्चुअल में यूपीएससी का जो एग्जाम है, वो जो मैंने बात की कि बिना थिंकिंग के निकल ही नहीं सकता, बिना एनालिटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग डेवलप हुए निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो उन सारी चीजों को जो है उन पे काम किया जाएगा आपका। ठीक है, डन। तो अगर आप भी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। बाकी आपका कोई भी डाउट है सीसेट को लेके, कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे ऑफिस द कोर आईएएस पर भी विजिट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे भी आप कॉल मैसेज करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी ले सकते हैं। मंडे टू थर्सडे, एक चीज और हाँ मैं एड ऑन कर दूं, मंडे टू थर्सडे मैं 25 अगस्त से इसमें स्टार्ट करने वाला हूं एक सेशन, 3 से 4 बजे तक वो सेशन रहेगा डेली, मंडे टू थर्सडे। उसमें मैं क्या कराऊंगा कि जो मैंने बुक बताई आपकी, बेसिक थ्योरी हर टॉपिक की और लेवल 1 के क्वेश्चंस, वो सारे सब कुछ पैटर्न समझने की हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यूपीएससी का पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न आपको पकड़ में आ गया ना यूपीएससी का, तो बहुत कम नॉलेज पे भी ये एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।